students. Good afternoon, ma'am. I hope all of you are doing well. अच्छा, आप लोगों को एक मैसेज मिला है जल शक्ति अभियान से रिलेटेड पोस्टर मेकिंग का. Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट हैव यू डिसाइडेड? सभी स्टूडेंट्स का क्या प्लान है? पार्टिसिपेट करना चाहते हो? देखो, आई वुड लाइक टू सेंड अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि अभी आप लोगों की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, ठीक है, कॉलेज में, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में आप ये जो जल शक्ति अभियान है इसमें जो भी पोस्टर मेकिंग है या जो भी आपका आप ड्रॉ करना चाहते हो डिजिटल मोड पे, कंप्यूटराइज्ड या पोस्टर्स पे, ठीक है, इसमें अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, थीम भी मेंशन्ड है, तो वी आर प्रोवाइडिंग और यू विल गेट अ सीवी फॉर दिस सर्टिफिकेट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है. जो बाकी बिजनेस क्लब वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए यू आर नॉट गिवन अ सर्टिफिकेट, वो आपके करिकुलम का पार्ट है. बट इफ एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू पार्टिसिपेट और वो करता है तो ही और शी विल बी प्रोवाइडेड अ सर्टिफिकेट फॉर द सेम. So I would encourage all of you to take part in this. कुछ भी डिजिटल मोड पे, पीपीटी पे, पेंट पे, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है या हैंड हैंड ड्रॉन है, कुछ भी आप ड्रॉ करके रख सकते हो और जो गिवन डेट है उस पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है. फॉर दिस, फॉर द पार्टिसिपेशन यू विल बी प्रोवाइडेड अ सर्टिफिकेट, ठीक है. तो अच्छा रहेगा सीवी में ऐड करने के लिए. कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक एक्टिविटी का सर्टिफिकेट होगा. तो सो आप लोग देख लेना अपने एंड पे, अगर बनाना चाहते हो तो बना लेना, ठीक है, उसको अपलोड कर देना. मैम लास्ट हाँ, सेम में भी 2-3 एक्टिविटीज हुई थी जिसमें हमें कहा गया था कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, ऐसे राइटिंग कंपटीशन एंड ऑल, बट उसका भी कोई अभी तक सर्टिफिकेट या कुछ वो नहीं है, आगे का वो नहीं आया. अच्छा, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बट उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है. ऐसे राइटिंग यस मैम. कंपटीशन का है. और दूसरा कौन सा बता रहे हो आप? बताओ, मैं डॉक्टर से या चिन्मय मैम से बात करती हूँ. मैम एक शायद पोस्टर मेकिंग था मैम, मैंने ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट किया था, मुझे याद है. अच्छा, एक और था, मुझे वो याद Ma'am, नहीं आ I रहा, have पर पोस्टर मेकिंग, पोस्टर participated मेकिंग का like था, हाँ, 2 ठीक है. एक्टिविटीज थी मैम. अच्छा, इसमें तो देखो ये तो टीना मैम ही कर रहे हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही, तो आई नो कि इसमें मैम ने बोला है कि सर्टिफिकेट मिलेगा. सो मैं एक बार मैम से आपके जो ऐसे राइटिंग वाला है और पोस्टर राइटिंग पोस्टर मेकिंग वाला था इसके बारे में बात कर लूँगी कि सर्टिफिकेट्स बच्चे बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेशन का चाहिए, ठीक है. तो आज मैं शाम तक या एक बार बात करके आप लोगों को कम्प्लीटली मतलब कंफर्म करके कन्वे कर दूँगी मैसेज. तो अच्छा है, तब तक बना के रख लो एक. कोई भी जो कैच द रेन एक टाइटल है या कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, तो इस पे कुछ भी जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको समझ में आता है, लाइक रेन की इम्पोर्टेंस या कहाँ पे कितनी रेन है या उसकी स्केर्सिटी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी डिजिटल मोड या हैंडमेड कुछ भी आपको समझ में आता है बना के रख लो. एंड एज फार एज द सर्टिफिकेट इज कंसर्न आई विल लेट यू नो, बट इन माई नॉलेज इट्स देयर कि इस एक्टिविटी का मिलेगा, ठीक है. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. किसी को डाउट होगा तो क्लास के एंड में आई विल टेक इट अप. So today we are going to start with the इकोलॉजिकल सक्सेशन हम कर रहे थे. प्राइमरी और सेकेंडरी का भी अब ऑलरेडी डन द डिफरेंस. सो प्राइमरी का बेसिकली इनिशियल पॉइंट इज बेयर रॉक और वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक जाता है ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक रीच करता है. सो इस पूरी इमेज में दो ही टर्म्स इंपॉर्टेंट, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज योर स्टेजेस एंड द लास्ट वन इज योर क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या थी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी मीन्स any community, any ecological community which is in balance with the environment. तो जब वो बैलेंस में होगी तो डेफिनेटली बहुत लॉन्ग सस्टेन करेगी, ठीक है. तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन it's in balance or sync with the, I was using the term sync but you can also use balance. It's in balance with the environmental factors, बायोटिक हो या एबायोटिक, ठीक है. सेकेंडरी के केस में हमने ऑब्जर्व किया था कि सेकेंडरी वहां से स्टार्ट होता है जहाँ पे कि कहीं पे कुछ आग लग जाए या फ्लडिंग हो जाए या फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है.
तो वहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे फ्लडिंग होगी या फिर ड्रॉट सिचुएशन आ जाएगी या फायर होगी तो सरफेस पे होगी, और जो सॉइल है वो रिटेन्ड रहती है, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर सॉइल विच इज रिटेन्ड एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यू ग्रोथ, और ये साइकिल ओवर द इयर्स चलती रहती है, ठीक है। ये मतलब फायर जब होगी सॉइल से स्टार्ट होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक रीच करेगा, फिर कोई सिचुएशन एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा वहाँ से। सो बेसिकली अगर किसी ने कभी पढ़ा होगा तो सहारा डेजर्ट वाज आल्सो टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक इट वाज द सी, ठीक है। जोधपुर जैसे एरिया में जो डेजर्ट्स हैं इवन दे आर सेट टू बी सी, तो ये एक नेचर की साइकिल है जिसमें कि इकोलॉजिकल सिस्टम्स कन्वर्ट होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है। फिर उसके बाद हम टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वी हैव ऑलरेडी डन। सीयर्स क्या होते हैं? सीयर्स इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। जैसे कि अगर आपको एक तालाब के पास खड़ा कर दिया जाए तो जो हाइड्रोसीयर है, हाइड्रोसीयर मीन्स जो वाटर के अंदर कम्युनिटी है। लिथोसीयर मीन्स जो पॉन्ड के बराबर में जो लैंड है वहाँ जो लैंड से पे रिलेटेड कम्युनिटी है वो आपकी लिथोसीयर आती है। ऐसे ही एक टर्म आता है जेरोसीयर। Xeroseer means desert area. Zero basically means desert area, dry. ये आपका जेरोसियर होता है, ठीक है। तो ये सीयर्स हो गए या सीरियल कम्युनिटीज इनको बोला जाता है, जो कम्युनिटी जिस एरिया में फाइंड आउट होती है वो सीरियल कम्युनिटी। अब हम आज का टॉपिक जो लेट्स फॉरवर्ड। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, उसके बाद इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो बेसिकली कोई भी सक्सेशन इस डायग्राम को देखते हुए यू कैन अंडरस्टैंड कि 8 स्टेजेस में डिवाइडेड है। बेयर टॉप से स्टार्ट होता हुआ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, बट देयर आर सम साइंटिफिक टर्म्स which are given to this particular stages. So first is nudation, second is invasion or migration, excess, aggregation, computation, reaction and stabilization and climax. So ये जो terms हैं ये सबको clearly याद होनी चाहिए 8 stages की। So if you are asked कि ecological succession की कोई 8 stages कौन सी हैं, so these are the stages. So let's just understand what they mean. So nudation जो first stage है, nudation means succession begins with the development of a bare site called as nudation, ठीक है। So जो initial stage है that is called nudation. Next है आपका image में जो shown है, next is migration or invasion. So migration और invasion में क्या होगा? It refers to the arrival of propagules. अब propagules क्या है? Propagules means ये term important है, it means buds or spores. तो बेसिकली क्या है कि एक म्यूटेशन मीन्स एक इनिशियल डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर environmental factors are becoming favorable, ठीक है। फर्स्ट स्टेज तो यही होगी। एक बेयर रॉक पे अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स थोड़े भी फेवरेबल होते हैं, जैसे कि अगर टेम्परेचर थोड़ा फेवरेबल है पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, मॉइस्चर का कंटेंट ठीक है या ह्यूमिडिटी ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? माइग्रेशन या डिस्पर्सन। तो माइग्रेशन या डिस्पर्सन किसका? बर्ड स्पोर्स, ठीक है। अब जो विंड एक्ट्स एज अ मोड फॉर दिस स्टेज, ठीक है। अब क्या होगा? विंड जब फ्लो करेगी तो जो आसपास के एरियाज हैं या फिर जो आसपास का इकोसिस्टम होगा इस पर्टिकुलर बेयर रोड का, ठीक है, वो क्या करेगा? जो बर्ड्स है, स्पोर्स है, सीड्स है, उनको थ्रू विंड इट विल ब्रिंग इट डाउन टू दिस पर्टिकुलर साइट एंड डिस्पर्जन होगा, ठीक है। सो व्हेन this dispersion of buds and spores, seeds, let me add seeds. तो
तो माइग्रेशन वाला स्टेज या स्टेज 2 स्टार्ट होता है। अब आता है एक्सेस। एक्सेस मींस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। पहले तो फेवरेबल कंडीशंस हुई, फिर दूसरे एरिया से बर्ड्स स्पोर्स सीड्स माइग्रेट होके आए। नाउ एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व्स इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग होगी दैट इज द इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। इसको यहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हो। लाइकन्स वाला स्टेज जो है ये आपका, या स्मॉल एनुअल प्लांट्स हैं, ये आपका एस्टैब्लिशमेंट वाले एरिया में आता है। नाउ एग्रीगेशन इज द फोर्थ स्टेज। एग्रीगेशन मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी। सो बेसिकली जो पेड़ दो चार दिख रहे थे वो इंक्रीज होके एक बड़ी कम्युनिटी बनते हैं। फिर आता है इन्वेजन। तो जैसे जैसे ये कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे ही इन्वेजन या माइग्रेशन और ज़्यादा। establishment which ends, and that basically invasion means that migration which ends in establishment, ठीक है। सो बाहर से जो भी स्पीशीज आए वो वहाँ पे एस्टैब्लिश हो गए। जैसे कि अगर आपने कभी वीडियोस वगैरह देखे हो तो इट्स सेड कि जो चिलीज है, चिलीज पोटैटोज, दीज आर नॉट स्पीशीज व्हिच वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। ये बाहर की कंट्रीज से, साउथ अमेरिका से, यूरोपियन कंट्रीज से, वहाँ से दे हैव come to India and they have established in this particular country. So let's just write an example. Look into their history of chili and potatoes. These are basic examples. So they were not present in India initially, but they have invaded or migrated and settled or established themselves. इस तरीके से कोई भी species अपने आप को establish करेगी। Sixth stage है, this stage is competition. किसी भी succession का sixth stage is competition. So as the vegetation becomes well established, grows and spreads, various species begin to compete for space, light and nutrients. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे species which are able to survive competition are further in community. कंपटीशन वाली स्टेज ऐसी है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, जो माइग्रेटेड स्पीशीज हैं, जो परमानेंट या उस एरिया की स्पीशीज ही थी, दोनों या डिफरेंट टाइप की स्पीशीज में कंपटीशन होगा फॉर स्पेस, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे में the species which are able to survive the competition are seen further in the community. This is what the sixth stage means. The seventh stage is reaction. During this phase, autogenic changes. Students, please मैं underline कर रही हूँ. Just take a note of this term. Autogenic changes such as buildup of humus affect the habitat and one plant community replaces another. ठीक है। अब रिएक्शन वाली स्पीशीज में ये कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोजेनिक चेंजेस हैपन व्हिच लीड्स टू बिल्डअप ऑफ ह्यूमस एंड दिस ह्यूमस अफेक्ट्स द हैबिटेट। सो इसका मतलब ये है कि ऑटोजेनिक का मतलब, सबसे पहली टर्म है ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक मींस नेचुरली अकरिंग या सेल्फ अकरिंग। ऑटोजेनिक मींस नेचुरली अकरिंग या सेल्फ अकरिंग, ठीक है। कंपटीशन हुआ और स्पीशीज में ने अपने आप को डेवलप किया, अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट. सो सम ऑटोजेनिक चेंजेस टेक प्लेस एंड दिस लीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी इन कंपैरिजन टू द अनदर. सो कंपटीशन के बाद ऑफ कोर्स वन कम्युनिटी विल सर्वाइव, अदर विल एक्सटिंग्विश. लास्ट में क्या होगा, जो भी स्पीशीज इन सारी स्टेजेस को होल्ड अप करके, compete करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, दे फॉर्म द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है. सो ऐसा नहीं है किसी भी इकोसिस्टम में कि कोई भी माइग्रेटेड स्पीशीज आई या फिर फेवरेबल कंडीशंस हुआ तो दे स्टार्टेड ग्रोइंग अप एंड रीच्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी. नो, दे पास थ्रू वेरियस स्टेजेस. They pass through these 7-8 stages and इसमें competition के बाद या adaptation या autogenic changes के बाद they establish as a climax community. So if you are asked
what are the steps of ecological succession. So one should be able to write down these points, these 7-8 points. इसमें easy terms भी mention कर दी है, जैसे कि माइग्रेशन का, डिस्पर्सल है, एक्सेस का, एस्टैब्लिशमेंट है. सो यू कैन चूज योर ओन टर्म्स विच एवर फिट्स यू. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर ecologic steps in ecological succession. So mutation means occurrence of favorable environmental factors. Invasion means or migration means बाहर से सीड्स, स्पोर्स, बड्स आते हैं और उस एरिया में यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को. धीरे धीरे दे स्टार्ट ग्रोइंग अप. Now once this particular stage has occurred, there is establishment. अपने आप को वहाँ के environmental parameters के हिसाब से they are stabilizing. Then there is aggregation. The sixth step is competition and reaction or establishment. So ये वाला जो step है ये decide करते हैं जो last के 5, 6 and 7 and 8 steps हैं. They decide कि कौन सी species एक particular community में रहेगी. So all the species which are able to overcome the competition bring autogenic changes. I repeat, all the species which are able to overcome the competition bring autogenic changes or adapt themselves according to the environment, survive to reach a climax community. This is all about your ecological succession and its steps. तो 2-3 points critically याद रखना. Invasion and competition. लास्ट इज रिएक्शन. ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि डिसाइड करते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में कितने या किस टाइप के पेड़ पौधे या एनिमल्स रहेंगे. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर इकोलॉजिकल सक्सेशन. Then we were talking about your types of ecosystem. So we talked about forest ecosystem, freshwater, desert. We'll just scroll down this slide क्योंकि ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. So then we have forest ecosystem. Yesterday we were talking about forest ecosystems. Temperate forest ecosystem, tropical rainforest, and taiga forest ecosystem. So let's just start with the temperate one. So temperate forest ecosystem is very important for us. The reason is that it's the place where a lot of climate change is seen. Okay. So these are the forests which see summers to winters, they see a lot of climate change. जब climate change observe होने का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है या एविडेंस है वो है लीव्स का कलर चेंज होना और उनका फॉल डाउन होना. ठीक है. ऑटम आता है तो दे स्टार्ट फॉल, these leaves they change colors and then by the time spring arrives they are again having the new leaves. So ये temperate forest का एक characteristic identification method है. ठीक है. They have this you can observe change in the color of the leaves according to the weather or climate. ठीक है. अब temperate forests are of two types. Either they are evergreen or they are deciduous temperate forest. So deciduous और evergreen का basic difference क्या है? Deciduous जो भी सीनरीज या लैंडस्केप पेंटिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, दे आर डेसिडियस जहाँ पे कलर चेंज होता है. जो एवरग्रीन है उसमें कलर चेंज नहीं होता है. ठीक है. So this is an example for deciduous and this is the example for a evergreen temperate forest. Fine. So where are these found? So evergreens are the trees which keep leaves all around the year, like pine trees. And where are these found? These are found in California, Oregon, Washington, in United States. India, maybe you can figure out some examples and mention them. These are the forests, evergreen forests. We are talking about the evergreen forests. So these are the forests which are made up of redwoods and sequoias. And what is redwood and sequoia? ये वाले जो पेड़ हैं, these are the tallest trees in the world. और ये evergreen forest का part है. So whenever basically ये जो environmental studies वाला जो chapter है या ये जो subject है इसमें how you will study इसका एक method है. First of all figure out what type of ecosystem you are talking about. उसके बाद उसमें figure out करो कि कौन कौन से type के ecosystem, जैसे कि अगर हम forest ecosystem कर रहे हैं तो temperate forest है, tropical forest है और taiga है. अब इसमें important क्या है? मेन फीचर्स.
areas where there are found, areas found and species found. इकोसिस्टम को इस फॉर्मेट में हमको स्टडी करना है, किसी भी इकोसिस्टम को। तो टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम में दो होते हैं, डेसिडियस और एवरग्रीन। सो डेसिडियस में आपके ये वाले ट्रीज आते हैं जो कि कलर चेंज करते हैं, या फिर ये फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से गुजरता है, या इट गोज थ्रू अ क्लाइमेट चेंज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एवरग्रीन, तो एवरग्रीन में यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडवुड एंड सिपर्स, ठीक है। The amount of rainfall in the area determines if a forest is present. If there is enough rain to support the trees, then the forest usually develops. Otherwise, the region changes or becomes into a grassland. ठीक है, ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं ये रेनफॉल डिपेंडेंट होते हैं। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अवेलेबल है, so they will change into a forest. Otherwise, this region becomes a grassland. ठीक है, ये इनका मेन फीचर है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से ट्रीज के हैं? फ्लोरा, बीच, ओक, मैपल एंड चेरी। यू कैन राइट एग्जाम्पल्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट, जो भी आपको एग्जाम्पल ठीक लगे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नोट्स में आई विल प्रोवाइड यू द एग्जाम्पल्स, ठीक है। मोस्टली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज ऑन द अर्थ, रेनफॉल अबंडेंट एंड मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर, ये भी इनका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मोस्टली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ द अर्थ, rainfall abundant and moderate average temperature is there. This is a characteristic of a particular temperate forest. Okay, the next one is your tropical rainforest. So tropical rainforests are found in the regions where the climate is constant throughout the year. Temperate था उसमें climate change होता रहा from summer to winter, whereas tropical में the climate stays constant throughout the year. Temperatures are hot throughout the year, mainly 27 to 26 degrees Celsius. ये main feature. Rainfall is heavy and can go up to 1800 mm. So data set को याद करने का जरूरत नहीं है कि कितना रेनफॉल है, 1800 mm है कि नहीं है या कम ज़्यादा है, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्लाइमेट चेंज नहीं होता, टेम्परेट में क्लाइमेट चेंजेस ऑब्जर्व, ठीक है। टेम्परेचर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, 1800 mm तक जाती है। इट रेन्स एवरी डे इन द आफ्टरनून एंड एवरी मंथ ऑफ द ईयर। इट्स growing season is 365 days a year and in other words no season, ठीक है। so rainfall होगी और temperature एक constant रहता है। so this is the basic characteristic of a tropical rainforest. So whenever you talk about Amazon, you can put up these points. The temperature is between 26 to 27. Rainfall is around 1800 mm a year. Okay. These special ecosystems are home to thousands of species and animals. We all know that. Rainforests are not only densely packed with plants, but are also full of tall trees that form the forest canopy. Okay. The ceiling keeps the smaller plants from growing. Areas where the sunlight can reach are full of interesting plants, whereas जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है वहाँ पे प्लांट स्पीशीज रिलेटिवली कम होते हैं। सो वन सच एग्जांपल इज योर Amazon jungle. So this particular map shows you कहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है। ये यू कैन मेंशन दीज एरियाज, ठीक है। जैसे साउथ अमेरिका, ये इंडिया रीजन में वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में दे आर फाउंड, ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, मेडागास्कर रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो रिवर बेसिन रेन फॉरेस्ट। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ से कोई भी एग्जांपल उठा करके यू कैन मेंशन, अदरवाइज एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सो जस्ट लर्न दीज रेड पॉइंट्स जो भी आपको एग्जांपल की। This particular image is the image of a aerial view of Amazon forest, and this big river is called the Amazon River, ठीक है, जो Amazon एरिया में मिलती है। so, किसी भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का दो साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वेदर कांस्टेंट है। These are the two scientific points. The next one is
taiga forest ecosystem. So this forest ecosystem is a contiguous green belt of conifer and deciduous trees. So conifers क्या होते हैं? Conifers are the trees जो pines आप देखते हो मार्केट में अवेलेबल होते हैं. यू मस्ट हैव गॉन टू एनी हिल स्टेशन एंड मस्ट हैव ऑब्जर्व कि पाइन ट्रीज से रिलेटेड बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स दे प्रोवाइड. सो कोनिफर्स बिलोंग टू दैट कैटेगरी. देन देयर आर deciduous trees which we have already seen in temperate forests के example में जो अपने leaves का color change करते हैं. And this encircles large portion of northern hemisphere. ये area वाला है. In North America, the forest stretches across most of the northern Canada into Alaska. So you can write about all these points. Critical scientific point है यहाँ पे. It also contains a significant portion of Canada's biodiversity and has long been recognized as an important global carbon sink. So carbon sink क्यों कहते हैं forest को? Forest को carbon sink इसलिए कहते हैं because they have the ability or plants have the ability of taking up carbon and converting it to oxygen. ठीक है, biocapability. So forests are called as carbon sinks. इसको याद रखो. Knowledge base way I'm telling you this. So forests are called as carbon sinks, and this particular forest ecosystem houses largest and smallest mammal species, wood bison and pygmy shrews of North American continent. So ये factors हैं, you can go through them, but main feature is this acts as a global carbon sink. These are the images for your taiga forest, and this is how they look like. Structure of a forest ecosystem: producers, consumers, decomposers. We have already gone through that. So let's just go to freshwater or aquatic ecosystem. Okay, so when we talk about freshwater ecosystem, forest ecosystem तीन type का है: temperate, tropical and taiga. We have done that. Now we go to the aquatic ecosystem. So aquatic ecosystem भी environmental parameters conditions के basis पे या फिर species किस तरीके के present है उसके basis पे तीन types पे divided है. So first is your freshwater ecosystem, जो lakes, ponds, rivers आप observe करते हैं. Then there is marine ecosystem, जो oceans का ecosystem है. And then there is a new term which is your transition or brackish water ecosystem. So brackish water ecosystem means जहाँ पे estuaries या wetlands या swamps हैं. So brackish water का एक example है केरला backwaters. ये brackish water या फिर transition ecosystem का example है. ठीक है, सुंदरबंस. These are the examples for your brackish water ecosystem. So let's just learn about what all this means. What are freshwater ecosystems? Freshwater ecosystems are the subsets of Earth's aquatic ecosystem. These include all these ponds, lakes, etc. Occupy relatively small portion of the surface of the Earth as compared to your marine and terrestrial ecosystem. But they are the most important, and they are called as the bottleneck of hydrological cycle. Okay, so दोनों ही terms red में marked है, and why these are marked as red? Because no matter what amount of glaciers are present, or no matter what amount of sea water is present, but जो easily और readily available water है वो आपका ponds, rivers या lake ही है. For domestic or human usage. So this is why it's called as the most important type of ecosystem when we are talking about aquatic ecosystem. And these are called the bottleneck because बहुत depend ये जो water systems हैं चाहे वो rivers है या फिर आपका ponds, lakes है, these are highly dependent upon the hydrological cycle. They are dependent upon the rainfall, upon the snowfall. कितनी snowfall होगी, water level क्या है rivers का,
all these are dependent upon the hydrological cycle. Okay. So what are the types? So the types are, whenever you're talking about ecosystems or ecology, please do remember the scientific terms. Do not just mention standing water and running water. Do remember the scientific terms. So when we talk about lentic ecosystem, we talk about the standing water. Okay. And when we talk about the lotic ecosystem, then we talk about the rivers, streams, etc. The third ones are your wetlands, freshwater wetlands, जहाँ पे कि swamps या फिर marshy areas हैं. And why these are formed? Wetlands are formed because there is a depression in the surface or soil topology. Wetlands के present होने का या wetlands की existence का reason क्या है? There is a depression in the surface of soil topology. ठीक है, so topology means surface features. किसी भी land की topology की अगर आपको कोई topology बोलता है या आप पढ़ते हैं, so topology means surface features of a particular area. We are talking about Earth. Okay, so that is what topology is. So अगर depression होगा किसी भी surface area में या soil में, तो वहाँ पे swamps बनने के chances बहुत ज़्यादा हैं, provided कि water resource हो आसपास. So what are the factors that affect your freshwater system? Its first factor is the temperature. So it fluctuates as the area changes. We are talking about the river. The variation is small, gradually decreasing from surface to your bottom of the water. ठीक है. Now, why water is an important factor? It's an important factor because any change in the temperature. Temperature acts as a limiting factor. Why? Because any change in the temperature of the water body affects your aquatic life or aquatic animals. ठीक है. So because they have a narrow temperature tolerance. So water bodies like rivers also play in controlling the climate of the land and its surroundings. So I have put up one question for you. Please find out what is the range of temperature for rivers. ये आप लोगों के लिए एक exercise है. I'll ask you in the next class. I can ask anyone. ठीक है. देखना एक बार for your own self curiosity कि range क्या होगा temperature का water या fresh water systems का. नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेम्परेचर जितने भी एक्वेटिक लाइफ्स है दे हैव अ नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस. ठीक है. तो अगर टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज होगा तो वहाँ का जो एक्वेटिक सिस्टम है या फ्लोरा फौना है दैट गेट्स अफेक्टेड. ठीक है. सो दिस टेम्परेचर एक्ट्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर. द नेक्स्ट इज योर ट्रांसपेरेंसी. व्हाई ट्रांसपेरेंसी इज अ लिमिटिंग फैक्टर? बिकॉज ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर डिसाइड्स कि कितनी लाइट पेनिट्रेट करेगी इनसाइड द वाटर बॉडी. ठीक है. सो जितनी लाइट पेनिट्रेट करेगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकेगी और वहाँ का फ्लोरा प्लांट फीचर्स हैं वो डेवलप करेंगे. लार्ज शैलो लेक्स विद लार्ज एरिया टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव. ठीक है. देन दोज विद डीप वाटर बिकॉज ऑफ more light reaches to your lake bed. In river systems, heavily shaded streams rely on degraded organic matter and leaves from the surrounding catchment areas to fuel the ecosystem. So basically, जहाँ पे भी light की penetration ज़्यादा होगी plant water body में, वहाँ पे वहाँ का जो flora है या plants हैं वो ज़्यादा photosynthesis कर पाएंगे and the ecosystem is driven by your प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स का जो हमारा एनर्जी पिरामिड है उस पर वो बैलेंस रहेगा. बट जहाँ पे भी जिस भी एरिया में आपका लाइट नहीं है या लाइट नहीं रीच कर पा रही है वहाँ पे दिस पर्टिकुलर बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब और रिवर्स स्ट्रीम्स को दे हैव टू रिलाई ऑन द डेड एंड decaying organic matter to fuel the ecosystem. So basically proper light maintains the ecological balance trophic levels. Producers, consumers. Okay.
decomposition. So basically अगर proper light reach होगी, so तो जो producers हैं, जो trophic levels हैं, they have a broader space and they can, all the species can be balanced with each other. ठीक है. Transparency of water. This is one important thing. Transparency of water is measured by a sketchy disc. So this disc is shown. Now this disc tells you the transparency. So बॉडी और जहाँ पे ये वाइट जो फीचर जो इसमें दिख रहा है डिस्क में, ये डिसअपियर हो जाता है, उस पॉइंट पे दे डिसाइड कि इतने मीटर्स तक आपकी ट्रांसपेरेंसी है या फिर क्लैरिटी है वाटर की. और हेवीली पॉल्यूटेड है वाटर बॉडी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स या फिर मड की वजह से, सो it can go as low as few centimeters. ठीक है. So this is how this sketchy disc is used for measuring the transparency of a water body. ठीक है. Next is current and oxygen and dissolved oxygen current. So we'll talk about this tomorrow. ठीक है. Factors affecting freshwater ecosystem में current is left and oxygen content कितना है. So अगर oxygen content ज़्यादा होगा, so that means the ecological balance is maintained. Whereas अगर biological oxygen demand ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो polluted है. So we will talk about this tomorrow, but let me just show you the slides that are there. So we'll talk about low-tech ecosystem, lentic ecosystem, and importance of freshwater ecosystem. So tomorrow we are going to talk about these particular slides, and we will talk about some important terms: eutrophication, euphotic zone, and desert ecosystem. We'll either try marine or desert, whatever is in sync with the topic. Okay, so tomorrow in tomorrow's class, we'll take up this all these factors. So basically, this is an interesting topic. I particularly like this because if you are traveling or if you are visiting a particular ecosystem or a landscape, so you know what is happening. Next time if you visit a pond or a lake, you know कि कौन-कौन से factors involved हैं या किस type की species हो सकती हैं या फिर lake कितनी turbid है. So उसको अगर कैसे पता लगाना है, sketchiest disk use करके you can tell कि lake turbid है या polluted है, whatever is happening. So this is an interesting topic. I hope you all like it and let me know if there are any doubts. I'm ending the class as of now. So tomorrow we'll talk about one important factor, which is the current and biological oxygen demand, dissolved oxygen content, and we'll take up the lentic and lotic. उनके basic pictures क्या होते हैं. So have a good day. I'm ending the class now.